माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। अगर आप इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके पास MED 008 का सब्जेक्ट होगा। सो यहाँ पर जो असाइनमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे लिखना है और असाइनमेंट में किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। असाइनमेंट के अब क्योंकि आप सभी लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो आपको असाइनमेंट का इम्पॉर्टेंस भी पता चल गया होगा। ठीक है, असाइनमेंट को सबमिट करना मस्ट होता है और असाइनमेंट्स को कैसे बनाना है वो भी सेकेंड ईयर वाले बच्चों को बखूबी पता होता है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों आपके लिए, उसको ध्यान से सुनो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा चैनल है इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे हमने सेकेंड ईयर के, ठीक है, स्पेशली जो सेकेंड ईयर के सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं और उसके अंदर आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विद आंसर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और वहाँ से क्या करना है, आपको वहाँ से आपको अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको वहाँ से देखना है, लर्न करना है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प उससे हो जाएगी। तो ये जो असाइनमेंट है 2024-25 वाला आपका असाइनमेंट है। यहाँ पर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस वाले नंबर पे हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें, ठीक है, व्हाट्सएप हमें कीजिए और अपने PDF को परचेज़ कीजिए। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बच्चों, जिसमें आपको बताना है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो पड़ता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमने जो आंसर्स दिए हैं वो कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं और कितने ज़्यादा अप टू डेट हैं। अगर आप लोग कहीं से भी असाइनमेंट लेके बना लेते हो तो आपके कम मार्क्स चढ़ते हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा होता है जो रेलेवेंट ही नहीं होता। क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका उतना रेलेवेंसी नहीं होती। वो पुराने आंसर्स होते हैं, पुराने पब्लिशर्स होते हैं वो लोग, और वो बार बार सेम टू सेम क्या करते रहते हैं, वही बच्चों को चेपते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शुरू करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना होता है। आपको सबसे पहले बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या बताया, यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताया। देन फिर आपसे क्या पूछा है कि वैश्वीकरण किस प्रकार से वृहद स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो आप सभी को वैश्वीकरण पता होगा बच्चों। वैश्वीकरण क्या होता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। जब जो वर्ल्ड की इकॉनमीज़ हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण कहते हैं। तो क्या वैश्वीकरण जो है उसने पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन के लिए वो जिम्मेदार है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है कि जो आंसर्स हैं उनको पॉइंट वाइज दिया है। पॉइंट वाइज देने का मेरा जो मेन मोटिव है बच्चों वो ये है कि जो आंसर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है वैश्वीकरण की वजह से। ठीक है, जैव विविधता का बच्चों नुकसान हो जाता है, जो भी जैव विविधता होती है वनों की कटाई कर देते हैं प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण का फैलाव हो जाता है, जलवायु का परिवर्तन। इस तरीके से हमने 5 पॉइंट्स के अंदर इस आंसर को डिस्क्राइब किया। देन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है असाइनमेंट में, उसमें हमें बताना है कि बाढ़ और सूखा, क्या बाढ़ और सूखा में हमें बच्चों विभेद करना है। विभेद का मतलब आप सभी समझते हैं, डिफरेंस बताना है। सो यहाँ पर देखो मैंने डिफरेंस बताने से पहले उसकी परिभाषा दी है बाढ़ की, फिर उसके कारण क्या होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है। सेम टू सेम मैंने क्या किया, फिर उसमें सूखा जो होता है, ड्रॉट, जो सूखा पड़ जाता है, उसकी परिभाषा, उसके कारण एंड देन उसका प्रभाव और उसकी प्रवृत्तियाँ दी। फिर आकस्मिक और घातक जो आपदाएं होती हैं वो यहाँ पर हमने क्या करा है, आकस्मिक और घातक आपदाओं के बारे में लिखा है, उनके बीच में भी डिफरेंस दिया है। ठीक है, आकस्मिक आपदाएं आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो आप लोग आकस्मिक आपदाओं के बारे में बताएंगे, देन फिर आप घातक आपदाओं के बारे में बताएंगे। फिर आ जाता है आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो आप सभी ने देख लिया कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने कितने अच्छे डिटेलिंग के साथ लिखा है। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इग्नू के लिए हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इग्नू के बच्चों के लिए, क्योंकि जो इग्नू के बच्चे होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनको नहीं पता होता कि कब हमको एग्ज़ाम देना है, कब हमें असाइनमेंट सबमिट करना है, कौन सा वाला हमें असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, पेपर का रिजल्ट कहाँ से देखना है। इन सब से रिलेटेड जो भी आप सभी की बच्चों कन्फ्यूजन होती है वो सारी की सारी हम सॉल्व करते हैं। जो भी मेरा नंबर है उस पर आप लोग मैसेज करेंगे और जो मेरे टीम मेंबर्स होंगे वो आपका रिप्लाई करेंगे। आपको बताना है कि मुझे ये क्वायरी है और जो भी आपको असाइनमेंट्स चाहिए वो भी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं।
काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल अमाउंट पे, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हम बच्चों की हेल्प भी कर सकें। सो ऐसा कोई हाई फाई चार्ज हम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में बताना था कि उत्तर दक्षिण विभाजन का पहले बच्चों अर्थ बताना था। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने उत्तर दक्षिण विभाजन का आपने अर्थ बताया, ठीक है, जिसको हमने पूरे 3 पॉइंट्स में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर आपको एमएनसीज, टीएनसीज और आईएफआईज के जो उनकी भूमिका, उनका जो रोल है वो बताना है। एमएनसीज आप सभी को पता होगा कि हम कहते हैं उनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, यानी कि वो कंपनियां जिनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो अलग अलग नेशंस में, अलग अलग देशों में होती हैं। वैश्विक स्तर पर ये कंपनियां फैली होती हैं। तो हमने इनकी परिभाषा दी, इनकी भूमिका बताई। फिर टीएनसी यानी कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में हमने बताया, जो केवल एक देश से बाहर के देश में निवेश और संचालन नहीं करती, बल्कि उनके उत्पादन और निर्णय की प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाजित होती हैं। सो यहाँ पर हमने बच्चों टीएनसीज के बारे में बताया है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इनके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बता के फिर लास्ट में हमने बच्चों सारांश लिखा है। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके किसी भी आंसर में होती है ना स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि आप लोग पहले इंट्रोडक्शन दो, देन फिर आंसर का बॉडी लिखो, और लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना बच्चों, जो आपको मार्क्स दिलवा सकता है, वो ये है कि आप लोग सारांश जरूर लिखें। सारांश को क्या कहते हैं हम लोग? निष्कर्ष भी कहते हैं, है ना, कंक्लूजन कहते हैं। तो वो लिखने से क्या होता है कि आपका जो एग्जामिनर या जो चेक करता है पेपर, या जो असाइनमेंट को चेक करता है, उनके ऊपर एक अच्छा गुड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों अच्छे मार्क्स लेने के। और हमारा मेन पर्पस होता है, देखो एग्ज़ाम तो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। सबसे बड़ी चीज़ ऐसी कि एग्ज़ाम हमें नहीं पता, एग्ज़ाम कैसा है हमारा, अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि उसमें क्या आने वाला है। लेकिन बच्चों जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं वो तो हमारे हाथ में होते हैं। अगर आपके 60% से ऊपर ही नहीं आ रहे हैं तो किसी भी डिग्री को लेने का आपका कोई बेनिफिट नहीं है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एमए कर रहे होते हैं वो जॉब होते हैं, मतलब जॉब कर रहे होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा एनालाइज करने का कि हम क्या आंसर लिखें क्या ना लिखें। सो आप सबकी हेल्प के लिए ही हमने क्या किया है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यू तरीके से इस बार हमने इंट्रोड्यूस किया है असाइनमेंट्स को, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, जिसमें आपको बच्चों टिप्पणियाँ लिखनी थी। रियो 5 और रियो 10 जो सम्मेलन है उसके बारे में आपको बताना है। जैव विविधता सम्मेलन के बारे में आपको बताना है कि रियो 5 सम्मेलन क्या है ना। फिर ये देखो, रियो 5 कब हुआ था आपका? 1997 में हुआ था। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि पॉइंट्स का जो रोल है वो कितना ज़्यादा है, कि हमने पहले प्रसंग दिया, उद्देश्य बताया, फिर उसके नतीजे बताए। इस तरीके से लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। आप लोगों को डिफरेंट पेन्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। मतलब मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। अगर आप असाइनमेंट में अच्छा कर लेते हो ना, तो फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी बच्चे के असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे होते ना इग्नू में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो बच्चा फेस करता है वो ये होती है कि वो लोग उसको किसी ना किसी एग्ज़ाम में फेल कर देते हैं, ताकि फिर आपका 1 साल और वेस्ट होगा या 6 महीने वेस्ट होंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे सबमिट करना है, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आपके असाइनमेंट के मार्क्स चढ़ जाएँ आपके ग्रेड कार्ड में। ग्रेड कार्ड को कैसे चेक करना है वो सारा मैंने बता रखा है पहले ही, मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। इग्नू इन्फो नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है बच्चों, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, कमेंट्स में पूछिए, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। फिर आपने रियो 10 बता दिया, ठीक है, रियो 10 2002 में हुआ था आपका। फिर जैव विविधता सम्मेलन है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। जैव विविधता सम्मेलन के उद्देश्य, उसकी मुख्य पहल क्या क्या थी, है ना। देन आपका यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर हमने बताया हुआ है। सो इस तरीके से फिर लास्ट में हमने सारांश लिखा है। ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे ज़रूर लिखना है। सो यहाँ पर मैं एक और बार आपको नंबर दे देती हूँ, और वीडियो में ऊपर जाकर भी आप नंबर देख सकते हैं, और उस पर मैसेज कर बच्चों अपने पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं आप चाहें तो सबके पीडीएफ ले लो,
या फिर आपको जिस जिसकी नीड लग रही है वो ले लो, बाकी के आप अपनी बुक से हेल्प लेके बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके 8 के 8 असाइनमेंट्स बन जाएंगे। और अभी बिल्कुल सही टाइम है, अभी से बनाना शुरू कर दो ताकि मार्च तक असाइनमेंट्स को सबमिट कर पाओ और जून से पहले आपके नंबर लग जाएं ताकि आप सभी के अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप लोग इस पे मैसेज कीजिए और कोई भी क्वायरी आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे भी पूछ सकते हैं।